वेलकम बैक टू रमन स्टडी। आज हम लोग घटना चक्र का पॉलिटी का उद्देशिका पढ़ने जा रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जिसे कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। उद्देशिका संविधान के विविध निर्वाचन में सहायक है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाती है। गणराज्य बनाम भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। केशवानंद भारती उद्देशिका 1973 बाद में स्वीकार। इसके पूर्व बेरुवारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। बेरुवारीवाद लोकनाथ बनाम पंजाब राज्य में प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब बेमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याययोग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लिखित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान उपविचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। तो प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खरी अट्टालिका है। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। यह भारतीय संविधान की उद्देशिका है जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य एवं आदर्श का उल्लेख किया है। इसमें उस स्थिति का उल्लेख भी किया गया जिस स्थिति को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हम लोग का सवाल है फिर कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था भारत। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंधित होता है? तो उद्देशिका से।
भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबंधित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनःस्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने का प्रमुख भूमिका निभाई है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। इसे ही परिवर्तित करके संविधान के प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेखित किया गया है। न्याय 3 प्रकार के, न्याय 5 प्रकार के, समानता और भ्रातृत्व 2 प्रकार का उल्लेख किया गया है। समानता और भ्रातृत्व उल्लेख किया है। भारत के संविधान में प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता तथा 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 3, 5, 2 और 1 प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो सही क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र व गणराज्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में उल्लेखित किया गया है। एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य गणतंत्र के बारे में उल्लेखित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। उल्लेख है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। फिर सवाल है हम लोगों का कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। सही शब्द का विचारानुसार क्रम भी दीजिए। तो सही होगा हम लोग का ए, यानी सार्वभौमिक, समाजवादी, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, समाज प्रजातांत्रिक और समाजवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष, समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं तो 42वें संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो अखंडता, अखंडता भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। भारत की संविधान प्रस्ताव में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़े गए थे। निम्नलिखित शब्दों में कौन से शब्द 42वें संविधानिक संशोधन द्वारा प्रस्ताव में जोड़े गए हैं? तो पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष एवं समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं समाजवाद। संविधान के उस उद्देश्य का संबंध कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन बी हो जाएगा केवल 1, 2, 4। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देश्य का बनाया गया। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसकी प्रकृति कैसी है? न्याय योग्य नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। प्रावधानों को क्या कर सकता है? यह रद्द नहीं कर सकता है। फिर सवाल है हम लोगों का, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है?
तो यह लागू नहीं किया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो यह लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 42वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42वें संविधानिक संशोधन के द्वारा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, तो 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस किस संशोधन द्वारा लाया गया था? 42वां संशोधन के द्वारा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो ये सही हो जाएगा हम लोग का समाजवादी। भारतीय 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 संविधान की प्रस्तावना 1, 2, 3 समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। पथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के आमुख लक्षण उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित कराना है, तो सभी चारों: सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ऑप्शन हम लोगों का इसमें सही हो जाएगा ए। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है तो हम भारत के लोग शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है। अतः भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय सभी व्यक्ति पूर्णतः एवं समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है। तो यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत माना जाता है। यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत माना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होना चाहिए। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार भारतीय धर्मों को एक जगह इकट्ठा कर किया गया। फिर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो संघीय उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल महत्वपूर्ण शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता है, परंतु संघीय शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण। संविधान में उल्लेखिका में नहीं है, तो लोक कल्याण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विचार प्रकट करने, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा के अवसर की समानता का वर्णन है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धार्मिक न्याय। कौन
और उल्लेखित नहीं है, धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है। फिर सवाल है हम लोगों का, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द। ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू, मूल संविधान के अंग नहीं थे। ये शब्द वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम की धारा 2 के द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उद्देशिका। उद्देशिका यानी प्रस्तावना भारत की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है। के एम मुंशी ने इसे राजनीति जन्मपत्री। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। नोट, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इसी प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। संविधान उपचारों के अधिकार। अतः यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न आए तो इसका उत्तर डी सही होगा, उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संपूर्ण प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा? जन्म कुंडली कहा था के एम मुंशी ने। जन्म कुंडली किसने कहा था? के एम मुंशी ने। जन्म कुंडली किसने कहा था? के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संपूर्ण प्रजातंत्रीय गणतंत्र को जन्म कुंडली कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? संविधान को मोहम्मद बी.आर. अम्बेडकर ने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी.आर. अम्बेडकर ने। बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। किस प्रकार के वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च घोषित किया? किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बेरूबारी 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 वाद में सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरूबारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया गया। केशवानंद भारती और बेरू। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय की धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये भाग हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन सी हो जाएगा, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। प्रश्नगत वादों में बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा उद्देश्य का संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। निम्नलिखित विवादों में किसने सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का एक भाग किया? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो अपना ढांचा ही
रह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। तो उसकी व्याख्या मूल अधिकारों व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दी गई है। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्याख्या की गई है? तो ऑप्शन डी सी हो जाएगा, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में अर्थात न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो ऑप्शन बी से हो, उद्देशिका और न्याय की राजनीति नीति के निर्देशक तत्व में। फिर सवाल है हम लोगों का, भारत के संविधान की उद्देशिका है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। फिर सवाल है, संविधान में दिया गया अमुक है? तो ये तो नहीं है। निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन हम लोग का सी सही हो जाएगा, सामाजिक समानता और संविधान की प्रतियाभूत है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार को विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रतियाभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है, अनुच्छेद 14 से 18। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ।